मैं गणेश नारायण शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय फागी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण, योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक, जो विजेता, शासक एवं शासन प्रबंधक की दृष्टि से मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसा शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य रहा, के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका बचपन का नाम अली गुरसास्प था, और ये जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक बने थे 1290 ईस्वी में, और 1290 से 1296 ईस्वी में उन्होंने शासन किया, के भतीजे और दामाद थे। बचपन से ही शास्त्र विद्या अर्थात पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक अलाउद्दीन खिलजी को नहीं रहा, परंतु शस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण था। शस्त्र विद्या से तात्पर्य अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, सैन्य नेतृत्व करना आदि कार्यों में ये निपुण थे। खिलजी क्रांति जब हुई 1290 ईस्वी में, अर्थात खिलजी वंश की स्थापना हुई, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, और उसी के पारितोषिक के रूप में प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी को उच्च पद प्रदान किया गया। साथ ही साथ दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति भी रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी अपन यहाँ पर फोटो भी देख रहे हैं। 1290 ईस्वी में जब कड़ा और मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, उस समय उसके विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, और विद्रोह दमन के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। कड़ा और मानिकपुर वर्तमान में इलाहाबाद के पास, गंगा घाटी के पास लगभग यहाँ पर स्थित है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा था। यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से आदेश प्राप्त करके मालवा अभियान किया। मालवा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है, और यहाँ के अभियान के दौरान भिलसा और आसपास के क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लूटा गया, जिसमें काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। उसमें से एक हिस्सा सुल्तान, अर्थात जो दिल्ली में बैठता था, उसके लिए भेजा गया, और कुछ हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रख लिया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर मालवा में चंदेरी, जो कि थोड़ा सा भिलसा और उसके पास वाला स्थित क्षेत्र था, वहाँ पर अभियान के लिए सुल्तान से अनुमति प्राप्त की, और वो एक बहाना मात्र था। गुप्त रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी के लिए अनुमति प्राप्त करके गुप्त रूप से देवगिरी के लिए अभियान किया। अर्थात 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, जो कि दक्षिणी भारत में स्थित है, उस अभियान के लिए निकला, जिसमें अपने साथ 8000 सुसज्जित घुड़सवारों की सेना के साथ निकला। हालांकि सुल्तान से देवगिरी के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की थी, और देवगिरी आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य था धन संपत्ति की प्राप्ति। पूर्व में जब मालवा अभियान किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी की धन संपत्ति की कहानियाँ सुनी थी, समृद्धि की कहानियाँ सुनी थी, तभी से इसने देवगिरी पे आक्रमण का विचार बना लिया था।
1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी चपलता और चालाकी से देवगिरी पर आक्रमण किया और यहाँ से अपार धन संपत्ति जो है इसने प्राप्त की और उसमें से सुल्तान के लिए कुछ भी इसने जो है देने के लिए ये तैयार नहीं हुआ। जब जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान का समाचार मिला तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वो क्रुद्ध हुआ। साथ ही साथ दरबार के प्रमुख सरदारों के द्वारा भी सुल्तान के कान भरे गए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। परिणाम स्वरूप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रति क्रुद्ध हो गया और अलाउद्दीन खिलजी को निरंतर जो सफलताएं प्राप्त हो रही थी और अपार धन संपत्ति जो इसको मिल चुकी थी उसके बल पर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और धीरे धीरे वो विश्व विजय का सपना देखने लगा था और विश्व विजय का सपना बिना दिल्ली के सिंहासन पे अधिकार किए बिना सफल नहीं हो सकता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्त रूप से शासन को हड़पने के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर दिया और इन्हीं प्रयासों में जलालुद्दीन खिलजी को बहकावे में लेकर मिलने के लिए कड़ा और मानिकपुर के लिए बुला भेजा और सुल्तान इसके बहकावे में आ गया। और जब कड़ा और मानिकपुर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जब निकला या वहाँ पर पहुँचा तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई और उसके बाद में कड़ा और मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और शीघ्र ही दिल्ली की तरफ बढ़ा और दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी के प्रतिनिधि रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर दिल्ली पर भी शीघ्र अधिकार कर लिया और बलबन के लाल किले में बनवाए हुए बलबन के महल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शपथ ली गई, सुल्तान का पद धारण किया गया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी अपनी चालाकी और धन संपत्ति के बल पर दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने में सफल हो गया। परंतु सुल्तान बनते ही बहुत सारी समस्याएं उसके चारों तरफ व्याप्त हो गई और उन समस्याओं से निपटना या उनका समाधान करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। वो बहुत ही साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति था। व्यक्तियों की योग्यता को परखने की उसमें अद्भुत क्षमता थी और परिणाम स्वरूप उसने एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। सबसे पहली समस्या प्रजा की घृणा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत जो है अपने चाचा व ससुर जो कि एक उदार और कृपालु प्रकृति का व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी में अपार विश्वास रखता था। उस व्यक्ति से जो है विश्वासघात करके उसने सत्ता प्राप्त की थी जिसको जनता कभी भूल नहीं सकती थी। तो पहली प्रमुख समस्या थी प्रजा अलाउद्दीन खिलजी के प्रति घृणा का भाव रखती थी, नफरत का भाव रखती थी। दूसरी प्रमुख समस्या जलाली सरदारों से उत्पन्न हो रही थी। जलाली सरदार अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के वंशज और उसके विश्वसनीय जो पदाधिकारी थे, सामंत थे, वो भी पुनः अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली सल्तनत को हस्तगत करना चाहते थे और धीरे धीरे अरकली खां के नेतृत्व में मुल्तान जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है वहाँ पर एकत्र होने लगे थे। तीसरी प्रमुख समस्या उत्तर पश्चिम में खोखरों व मंगोलों की समस्या। उत्तर पश्चिम की तरफ से मंगोल आक्रमण भारत में स्टार्ट हो चुके थे और सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। परंतु अलाउद्दीन साथ ही साथ मंगोल आक्रमणों के साथ साथ खोखर जनजाति जो कि उत्तर पश्चिम में रहती है उसने भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ या दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी एक समस्या जो है उभर कर सामने आ रही थी। चौथी प्रमुख समस्या थी राजपूत राज्यों की बढ़ती शक्ति।
जलालुद्दीन खिलजी के उदार स्वभाव और का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे राजपूत राज्यों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। विशेषकर राजस्थान में रणथंभौर और चित्तौड़ और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में मालवा जो क्षेत्र है, वहाँ के राजपूत शासकों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति और क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और उनकी शक्ति जो है दिल्ली सल्तनत के लिए एक चुनौती बनती जा रही थी। इसी प्रकार से प्रशासनिक अव्यवस्था जो कि जलालुद्दीन खिलजी के समय उत्पन्न हुई, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक महत्वपूर्ण जो है समस्या थी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी अपन पहले बात कर चुके हैं, समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने शीघ्र ही बुद्धिमत्ता, साहस और शीघ्रता से इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया। एक बार वापस अपन उन समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। पहली जो समस्या थी प्रजा से घृणा, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपार संपत्ति दक्षिण से प्राप्त की थी देवगिरी अभियान से, उस संपत्ति का प्रयोग इस समस्या के समाधान के लिए किया। अर्थात उसने अब मुक्त हस्त से प्रजा के अंदर धन बांटना शुरू कर दिया। सिक्के, जवाहरात और बहुमूल्य जो है मणियाँ जनता के अंदर मुक्त हस्त से बांटी गई। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जनता अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व कृत्यों को भूल गई और कहा भी जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। शीघ्र ही जनता उसके पूर्व कृत्यों को भूल गई और धीरे धीरे विश्वास करने लगी। दूसरी प्रमुख समस्या का समाधान करने के लिए बड़ी ही चतुराई से अलाउद्दीन खिलजी ने जलाली सरदारों के अंदर फूट डाल दी और कुछ सरदारों को धन का प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया और बाकी बचे हुए सरदारों का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। मुल्तान के ऊपर उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई और मुख्य जलाली सरदारों को पराजित कर बंदी बना लिया गया और एक एक करके उन सब का कत्ल कर दिया गया। तो इस प्रकार से जलाली सरदारों की समस्या का भी समाधान अलाउद्दीन खिलजी ने शीघ्र ही कर लिया। उत्तर पश्चिम में खोखरों व मंगोलों की समस्या का भी समाधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मंगोलों के 1297 और 1299 में हुए आक्रमणों को अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक रोक दिया, अर्थात उनको विफल कर दिया। इसके बाद में राजपूतों की जो समस्या अलाउद्दीन खिलजी के लिए खतरा बनती जा रही थी, उनके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है योजना बनाना शुरू कर दिया और एक एक करके सभी उत्तरी भारत के राजपूत राज्यों को पराजित करके उसने उन राज्यों का विलय दिल्ली सल्तनत के अंदर कर लिया। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए उसने अपने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्तियां दी। साथ ही साथ उनको बड़ी उपाधियों से भी सुसज्जित किया गया। अपने भाई अलमास बेग को उसने उलुग खां की उपाधि दी। साथ ही नसरत जलेसरी को नसरत खां की उपाधि से विभूषित किया। मलिक यूसुफ को जफ़र खां की उपाधि से विभूषित किया। संजर को अलप खां और मलिक काफूर को नायब की उपाधि देकर उसने विभूषित किया। साथ ही साथ इनको प्रशासन में उच्च पद भी प्रदान किया और धीरे धीरे इनकी योग्यता और शक्ति का फ़ायदा लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन कर लिया। ये सभी व्यक्ति जो हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की विजय यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उलुग खां और नसरत खां तथा अलप खां ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के अभियान थे, उन उत्तरी भारतीय अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सैनिक नेतृत्व किया और अलाउद्दीन खिलजी को विजय दिलाई। इसी प्रकार मलिक यूसुफ, जिसको जफ़र खां की उपाधि दी गई थी, मंगोल आक्रमण को रोकने में जफ़र खां का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। मंगोलों से लड़ने का कौशल जो है जफ़र खां में था और जब तक जफ़र खां रहा, मंगोलों को भारत के अंदर कोई सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार मलिक काफूर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान प्राप्त किया था 1299 ईस्वी में, जो कि एक कन्वर्टेड
मुसलमान था, अर्थात हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म इसने ग्रहण किया था, और एक हिंजड़ा था, इसको बाद में नायब का पद भी प्रदान किया। और अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिणी भारत के अभियान थे, उन अभियानों में विजय दिलाने का श्रेय, सैनिक नेतृत्व का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक व्यवस्था की पुनः स्थापना की और प्रशासन में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया, और उसके बाद में अपने जो सपने जिसकी अपन ने बात की है, विश्व विजय का सपना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कार्य करना स्टार्ट किया, जिसको अपन अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।